दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर और बीरबल की नई और बहुत मजेदार कहानी, चुप रहना ही बुद्धिमानी। दोस्तों, बादशाह अकबर अपने विनोदी स्वभाव के कारण अक्सर ऐसे प्रश्न कर देते थे जिनका उत्तर देना सहज नहीं होता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, कोई एक ऐसा आदमी ढूंढकर लाओ जो बुद्धिमानों से ज्यादा बुद्धिमान हो। जैसा हुक्म जहांपना। बहुत जल्दी ऐसा आदमी आपके सामने हाजिर कर दूंगा, पर इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। 500 स्वर्ण मोहरे ले लो और तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। बीरबल समय और धन पाकर अपने घर पर आराम करने लगे। धन को उन्होंने दीन दुखियों की सहायता में लगा दिया। 7वें दिन बीरबल ने इधर उधर घूमकर गाय भैंस चराते एक ग्वाले को पकड़ा। उसे नहला धुलाकर अच्छे वस्त्र पहनाए। फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ग्वाले को राजदरबार की ओर ले चले। उसे रास्ते में अच्छी तरह सिखापढ़ा दिया कि वहां जाकर क्या करना है। राजदरबार में पहुंचकर ग्वाले ने निःशब्द हाथ जोड़कर बादशाह को प्रणाम किया। तत्पश्चात बीरबल ने बादशाह से कहा, आपके आदेशानुसार बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति मैं ले आया हूं। बादशाह ने ग्वाले से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिता तुम्हें किस नाम से पुकारते हैं? तुम कौन सी विशेष बात जानते हो? बादशाह ने उससे प्रश्न पर प्रश्न किए, परंतु वह तो बीरबल द्वारा सिखापढ़ाकर लाया गया था। आठ उसने 1000 बला टालने वाली कहावत चरितार्थ की। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। यह तुम किसको पकड़ लाए बीरबल? यह गूंगा बहरा तो नहीं? मेरे किसी प्रश्न का उत्तर इसने नहीं दिया, बादशाह ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। तब बीरबल ने मुस्कराकर कहा, यह इसकी बुद्धिमत्ता है अन्नदाता। बुजुर्गों से इसने सुन रखा है कि राजा और अपने से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। इसलिए यह उन सुनी हुई बातों पर अमल कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी सुनकर मुस्कराए और ग्वाले को इनाम देकर विदा कर दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रता भंग। दोस्तों, अकबर बादशाह के एक शहजादे की दिल्ली शहर के एक प्रतिष्ठित साहूकार के लड़के से घनिष्ठ मित्रता थी। वह सारा दिन अपने मित्र के साथ सैर-सपाटा किया करता था। अकबर बादशाह तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी। इसलिए दोनों ही चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए। साहूकार का लड़का सारा कारोबार छोड़कर रात दिन शहजादे के साथ घूमता रहता था, किंतु भववश साहूकार कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि यदि शहजादे को मालूम हो जाता तो अकारण ही जान जोखिम में पड़ती और अकबर बादशाह शहजादे की बात टाल नहीं सकते थे। इन दोनों की मित्रता कैसे भंग हो, इस विषय पर एक दिन बादशाह विचार कर रहे थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देख अकबर बहुत खुश हुए और पास बैठाकर बोले, साहूकार के पुत्र तथा शहजादे की दोस्ती किसी न किसी तरह से छुड़ानी चाहिए। मेरे विचार से तुम ही इस काम को कर सकते हो। अकबर बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल बोले, जहांपना, हुक्म जारी कीजिए कि आज शहजादा तथा साहूकार पुत्र दोनों एक साथ दरबार में उपस्थित हों। अकबर बादशाह ने ऐसा हुक्म जारी कर दिया। दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक तो इधर उधर मन बहलाव की बातें होती रहीं। जब बीरबल ने देखा कि अब शहजादे का मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उसके साहूकार मित्र के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा। बात साफ नहीं थी, आठ साहूकार का लड़का कुछ नहीं समझ पाया। इसके पश्चात बीरबल ने शहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने इष्ट मित्र से भी तुम इसकी चर्चा मत करना। बीरबल की इस चेतावनी को सभी उपस्थित लोगों ने सुना। इसके बाद दरबार दूसरे दिन के लिए उठ गया।
दरबार से निकलने के पश्चात शहजादे ने मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? साहूकार पुत्र शहजादे को कुछ नहीं बता सका। आखिर कोई बात बीरबल कहते या वह समझता तो वह बताता भी। इससे शहजादे को कुछ शंका उत्पन्न हुई। वह बोला, मित्रवर, आज आपने यह नया तरीका खूब अपनाया है। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर कुछ अस्पष्ट सा फुसफुसाया और खुलेआम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है, इस बात को गुप्त रखना। साहूकार मित्र ने शहजादे को समझाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन शहजादे को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा उसका मित्र सब कुछ जानते हुए भी बता नहीं रहा है। शहजादे के दिल में संशय पैदा हो गया। धीरे धीरे दोनों मित्रों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास का गहरा पर्दा खिंच गया। दोनों की घनिष्ठ मित्रता आखिर भंग हो गई। फिर हमेशा के लिए दोनों मित्रों का मन एक दूसरे से हट गया। वे अपने अपने कामकाज देखने लगे। साहूकार को भी यह मित्रता भंग हो जाने से बड़ी खुशी हुई। अकबर बादशाह बीरबल की चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए और सदा की तरह बीरबल को उस कार्य पर पुरस्कृत किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल का इंसाफ। दोस्तों, फौजिया एक विधवा और निस्संतान औरत थी। अपनी जिंदगी को वृद्धावस्था की ओर बढ़ते देख उसने हज पर जाने का इरादा बनाया। यह विचार करके उसने अपने कुल 6 आभूषणों को बेचकर सोने की मोहरें लीं। खर्च के लिए कुछ मोहरें रखकर बाकी 800 मोहरें एक मजबूत थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मुहर लगा दी। फौजिया के पड़ोस में एक काजी रहता था, जिसे लोग बड़ा त्यागी और ईमानदार बताते थे। उसने उसी के यहाँ अपनी थैली रखने का विचार किया। वह थैली लेकर काजी के घर गई और बोली, इस नगर में आप सबसे अधिक ईमानदार हैं, इसलिए इस थैली को मैं आपके पास रखकर हज करने जाना चाहती हूँ। इसमें 800 मोहरें हैं। यदि मैं जीती जागती वापस आई तो इनको वापस ले लूंगी। अगर कहीं उधर ही मर गई तो आप मालिक हैं, जो आपकी इच्छा हो करना। यह सुनकर काजी ने कहा, बीबी, आपकी इच्छा हो तो रख जाइए, आपकी चीज बहुत हिफाजत से रहेगी। फौजिया मोहरों की थैली काजी को देकर हज करने चली गई। उस औरत ने थैली में मोहरें भरते समय हर एक मोहर पर एक छोटा सा चिन्ह लगा दिया था। चिन्ह इतना छोटा था कि हाथ में लेकर देखने से किसी को आसानी से नहीं दिखाई देता था। जब वह औरत सफर से 2 वर्ष तक नहीं लौटी तो काजी की नीयत बिगड़ी। उसने 800 मोहरें पचा जाने का फैसला किया। इसके लिए उसने सोच विचार कर एक तरकीब निकाली और मोहरों को खर्च करने लगा। तीसरे वर्ष वह औरत अपनी यात्रा से लौटी और काजी के पास जाकर अपनी मोहरों की थैली मांगने लगी। काजी ने झट से थैली दे दी। औरत अपनी थैली को पहले जैसी सिली देखकर बहुत खुश हुई। घर जाकर थैली खोलने पर उसको मालूम हुआ कि मोहरों के स्थान पर 8 सी तांबे और रांगे के टुकड़े रखे हुए हैं। यह देखकर वह घबरा गई। वह थैली लेकर दौड़ती हुई काजी के पास गई और सारा वृत्तांत कहा। तेरी थैली में क्या रखा हुआ था, मैंने देखा तक नहीं। तू जैसी थैली दे गई थी वैसी ही मैंने संभाल कर रख ली। जैसी मोहर लगी थी वैसी ही मैंने तुझे दे दी। फिर मैं क्या जानूं, लालची काजी ने कहा। काजी की बात सुनकर फौजिया बीबी बहुत घबराई और बोली, काजी साहब, मैंने मोहरें अपने हाथ से थैली में रखी थीं। मैं बहुत गरीब हूं, मेरी जिंदगी का सहारा सिर्फ उन्हीं पर है। सारी नहीं तो आधी ही दे दीजिए। मैं आपको शरीफ आदमी समझकर अपनी धरोहर रख गई थी, परंतु आपने मुझ असहाय के साथ ऐसा अन्याय किया है जैसा कभी किसी ने किसी के साथ नहीं किया होगा। काजी ने क्रोध के साथ कहा, बेकार शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होगा।
चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो धक्के देकर निकलवा दी जाएगी। फौजिया बीबी ने समझ लिया कि काजी उसकी मोहरों को देना नहीं चाहता, इसलिए वह निराश होकर वहां से चली आई। लेकिन अपने घर जाने के बजाय सीधे अकबर बादशाह के पास गई और अपना सारा हाल कह सुनाया। अकबर बादशाह ने काजी को बुलाकर पूछा, तुम इस औरत की थैली के विषय में क्या कहते हो? कुछ वर्ष पूर्व यह औरत मेरे यहाँ एक थैली रख गई थी। जब यह लौटी तो मेरे पास अपनी थैली लेने आई। जैसी मोहर लगी थैली यह मुझे दे गई थी, मैंने वैसी ही लौटा दी। मैं नहीं जानता इसमें मोहरें थीं या बच्चों के खेलने के पत्थर, काजी ने शराफत का ढोंग रचते हुए कहा। काजी का जवाब सुनकर अकबर बादशाह को संदेह हुआ। उन्होंने उसको घर जाने की आज्ञा देकर औरत से कहा, तुम चिंता मत करो, आनंदपूर्वक अपने घर में रहो। थोड़े ही दिनों में तुम्हें तुम्हारी मोहरें मिल जाएंगी। अकबर बादशाह ने यह मामला बीरबल को न्याय करने के लिए दिया। बीरबल ने उस औरत से थैली ले ली और उसे अपने घर ले गए। तत्पश्चात बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उसमें कुछ भरकर लाख की मोहर लगाई। फिर सभी थैलियों में एक एक छेद कर दिया और दिल्ली के सभी रफूगरों को बुलवा लिया। प्रत्येक रफूगर को एक एक थैली दी गई और उनसे उन थैलियों के छेदों को रफू कराया गया। उन सभी थैलियों में एक रफूगर की थैली बड़े कमाल की थी। उसे बारीकी से भी देखने पर छेद का पता नहीं चलता था। बीरबल ने उस रफूगर को अकेले में बुलाकर डराया धमकाया तो उसने काजी की थैली में रफू करना स्वीकार कर लिया। तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने कठोर स्वर में पूछा। हुजूर, शायद 1.5 वर्ष हुए होंगे। एक काजी ने मेरे पास आकर एक थैली रफू करवाई थी। उस थैली में क्या था, तुम्हें मालूम है? बीरबल ने पूछा। उसमें कुछ तांबे और रांगे के टुकड़े भरे हुए थे। इस काम के लिए तुझको क्या मिला था? 2 मोहरें। तुमने मोहरें भुनवाली या ज्यों की त्यों रखी हैं? एक तो भुनवाली और एक मेरे पास है। जाओ और उस मोहर को लेकर शीघ्र यहां आओ। रफूगर मोहर लेने चला गया। तब बीरबल ने उस औरत और काजी को बुलवाया। थोड़ी देर में रफूगर भी मोहर लेकर आ पहुंचा। काजी उसे देखते ही भय से कांप उठा। बीरबल काजी की शक्ल देख तुरंत ताड़ गया। उसने उस रफूगर से मोहर लेकर उस औरत के हाथ में दिया और कहा, तुम अपने कथनानुसार इस पर लगा चिन्ह दिखलाओ। उस स्त्री ने मोहर देखकर अपना चिन्ह बीरबल को दिखाया। फिर बीरबल ने रफूगर को थैली दिखाकर पूछा, क्या यह वही थैली है? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। तुमने किस जगह रफू किया था, बताओ। यह देखिए, रफूगर ने वह स्थान दिखाया। बीरबल ने काजी की ओर देखकर कहा, क्यों, अब तुम क्या जवाब देते हो? काजी से कोई जवाब देते नहीं बन पड़ा। वह नीचे की ओर देखने लगा। बीरबल ने उसे कैद करने की आज्ञा दी। फिर काजी के मकान की तलाशी ली गई, जहां मोहरें एक थैली में भरी हुई मिली। उस औरत ने सब मोहरों पर अपना चेहरा दिखाया। बीरबल ने उस औरत को सभी मोहरें देकर विदा किया। रफूगर को भी 2 मोहरें इनाम में दी गई और काजी की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। अकबर बादशाह बीरबल के इस न्याय से बहुत खुश हुआ। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। बेगम बहक गई बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, यह सर्वविदित है कि बादशाह अकबर बीरबल को जी जान से चाहते थे, लेकिन उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से वैरभाव रखते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को वहां से निकलवाना चाहते थे, परंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना असंभव है, तब उन सब ने मिलकर बेगम के भाई को राजी किया।
उसे भड़काया और कहा, आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाएं, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। यह कहकर तथा खूब सिखापढ़ाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने मंत्री पद प्राप्ति की लालसा से अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत निंदा की और अकबर बादशाह का दिल बीरबल के विरुद्ध भर देने का भरपूर प्रयत्न करने को कहा। बेगम अपने भाई के कथन को नहीं टाल सकीं। उन्होंने यह बात अकबर बादशाह से कही, पर बादशाह ने सुनी अनसुनी कर दी। बेगम ने जब यह देखा कि साधारण तरीके से अकबर बादशाह की मति नहीं पलट सकती, तो उन्होंने अपने स्त्री सुलभ शस्त्रों को व्यवहार में लाने का निश्चय किया। दूसरे दिन रात को जब अकबर बादशाह महल में आए, रोजाना की तरह न तो बेगम ने उनका स्वागत ही किया और न ही कुछ बोली। अकबर बादशाह ने बेगम की बेरुखी का कारण समझ लिया, पर अनजान बनकर इस नाराजगी का कारण पूछने लगे। बेगम ने आंखों में बनावटी आंसू भरकर जवाब दिया, यदि आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो बीरबल को निकालकर उसके स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को दीवान बनाइए जो कि मुसलमान हो, नहीं तो मैं जहर खाकर प्राण दे दूंगी। बेगम का निशाना अकबर बादशाह पर सही बैठा। वह घबरा गए। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बेगम से बोले, बिना किसी अपराध के बीरबल को निकाल देने से जनता में असंतोष फैल जाएगा। तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे बीरबल अपराधी साबित हो जाए। ऐसा होते ही वह स्वयं ही पद छोड़कर कहीं चला जाएगा, क्योंकि वह बहुत स्वाभिमानी है। बेगम को अकबर बादशाह की बातों से ढाढ़स बंधा, वह कोई उपाय सोचने लगी। कुछ देर बाद बेगम का चेहरा खिल उठा। इसकी एक सरल तरकीब मेरी समझ में आ गई है। कल सुबह होते ही आप नाराज होकर बाग में चले जाएं और बीरबल से कहें कि बेगम को मनाने के लिए बुला लाओ। अगर नहीं ला सके तो आप पद से हटा दिए जाओगे। अकबर बादशाह ने बेगम की बात मान ली। सुबह होते ही अकबर बादशाह तथा बेगम में अनबन होने की खबर जब बीरबल को मिली तो बादशाह से मिलने बाग में गए। उन्हें देखकर अकबर बादशाह ने उनको बेगम के कथनानुसार कह सुनाया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए। वह सब चाल समझ गए थे। तुरंत ही वह अपने गुप्तचरों को आवश्यक बातें समझाकर बेगम के पास पहुंचे। अदब से कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने इधर उधर की बातों में उनको उलझा दिया। तभी उनका सिखाया हुआ गुप्तचर वहां पहुंचा और उनसे बोला, दीवान जी, इस आपसी झगड़े का कारण आपसी कहाँ सुनी है। जहांपनाह अपनी बात पर दृढ़ हैं, आप व्यर्थ ही यह कोशिश कर रहे हैं। मेरी राय में तो आप अकबर बादशाह की मति पलट दीजिए। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया तो उससे आपका काम बन ही जाएगा। बेगम ने इस बात को ध्यानपूर्वक सुना। उस आदमी के चले जाने के बाद बीरबल ने बेगम से कहा, यह आदमी अकबर बादशाह का संदेश लाया था कि बादशाह आपसे इस कारण रुष्ट हैं कि आप उन्हें समय समय पर गलत काम करने को कह देती हैं और अकारण ही रूठ जाती हैं। इससे अकबर बादशाह का दिल आपसे बहुत खिन्न हो गया है। वह जल्दी ही नई बेगम लाने वाले हैं। बीरबल के मुख से ऐसा कथन सुनते ही बेगम को यकीन हो गया कि अवश्य ही अकबर बादशाह नई बेगम लाने का प्रयत्न कर रहे होंगे। बेगम को विचारमग्न देखकर बीरबल वहां से चले आए। उनके जाते ही बेगम ने कपड़े बदले और पालकी में सवार होकर बाग में अकबर के पास जा पहुंची। उन्होंने तरह तरह से अकबर बादशाह की खुशामद की। तब अकबर ने कहा, अवश्य ही बीरबल ने तुम्हें बहका दिया है। जहांपनाह, बीरबल मुझे नहीं बहका सकते। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं, सब समझती हूं। मेरे होते आप किसी दूसरी औरत को खास बेगम का दर्जा नहीं दे सकते। मेहरबानी करके मुझे माफ करें, अब कभी भी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। बेगम ने बादशाह के सामने नतमस्तक होकर कहा। बेगम की बेसिर पैर की बातों से अकबर बादशाह समझ गए कि अवश्य ही बीरबल ने कोई गुल खिलाया है।
इसके बाद बेगम को विश्वास दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम खाई कि वह किसी अन्य बेगम की तलाश में नहीं हैं, तब बेगम को इत्मीनान हुआ। अकबर बादशाह ने बेगम से सारा हाल पूछा। बेगम ने गुप्तचर की सूचना तथा बीरबल का कथन अकबर बादशाह को सुना दिया। सुनकर बादशाह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब बेगम को यह समझते देर नहीं लगी कि वह सचमुच ही बीरबल के बहकावे में आ गई थीं। लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। बेगम को इस हार से बड़ा सदमा पहुंचा। फिर उन्होंने बीरबल के विरुद्ध अकबर से कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अनोखा न्याय, नई मजेदार कहानी। दोस्तों, एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत कर 1000 अशर्फियां जमा की थीं। घर छोड़ने के पूर्व उनके सामने इन अशर्फियों की समस्या उपस्थित हुई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता, इसलिए उन अशफियों को वहां रख छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में जान का जोखिम था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक युवक मित्र के यहाँ अशर्फियां रखने का निश्चय किया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे निवेदन किया। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी की छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से युवक मित्र से जो कुछ भी करते बना उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फियां रख ले ताकि उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फियां युवक मित्र के सुपुर्द करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फियां वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे दरिद्र के पास अशर्फियां कहाँ से आई। बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसका रंगढंग कुछ और देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फियां हड़प लेना चाहता है। तब बूढ़े ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, देखो मेरे पास सिवा उन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर दर का भिखारी बन जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। बूढ़े के इन वाक्यों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से इस बात की चर्चा की, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से लाचार होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। अकबर बादशाह ने इस मामले का भार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस वक्त तुमने अशर्फियां अपने मित्र को दी थीं, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था। मैं था और मेरा यह मित्र था। हाँ, उस स्थान पर एक आम का पेड़ भी था जिसकी जड़ पर हम दोनों बैठे थे। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल कहना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात को बूढ़ा नहीं टाल सका और पेड़ के निकट जाने को तैयार हो गया। अशर्फियां हजम करने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने एकाएक युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा। युवक ने अधिकारपूर्वक जवाब दिया, अभी नहीं,
क्योंकि वहां जाने का मार्ग बहुत कंकरीली पथरीली धरती तथा झाड़ियों से युक्त है, इसलिए देर हो जाना स्वाभाविक है। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि अवश्य ही इसके पास अशर्फियां हैं। फिर भी बीरबल अपनी पुस्तक के पृष्ठ बराबर पलटते रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया। उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से विनती की, दीवान साहब, मैंने उस पेड़ से आपका, यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े को बताया, जैसे ही तुम उसके पास पहुँचे, अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम उसे बताया, वैसे ही वह यहाँ आ गया और मुझे सारा हाल बता गया। युवक, जो शुरू से अंत तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछ बैठा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता। बीरबल बोले, यह तो निश्चय ही है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो तुम कैसे स्वीकार कर लेते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ से परिचित थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़, तुमने जरूर अशर्फियां ली हैं। यदि तुम भले आदमी हो तो अब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार कर लिया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फियां बूढ़े को वापस दे दीं। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन विधान के अनुसार दंड दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर किसी बात पर अपनी बेगम से नाराज हो गए। उन्होंने बेगम से कहा, तुम अपने पीहर चली जाओ, फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बेगम घबरा गई। उन्होंने फौरन बीरबल को बुलवाया और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर बीरबल ने उन्हें एक राय दी और खामोशी से दरबार में पहुंच गए। तत्पश्चात बेगम बादशाह से मिलने महल में गई। बादशाह ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। बेगम ने कहा, जहां पनाह, आपको छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आपका हुक्म है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे तो अपना बाकी जीवन आपकी सेवा में ही बिताना था, परंतु अब क्या हो सकता है। अकबर ने उनकी ओर बिना देखे ही कहा, झूठी खुशामद मत करो, जो कुछ कहना है झटपट कहकर चली जाओ। बेगम ने कहा, देखिए, अब तो मैं हमेशा के लिए अपने पीहर चली जाऊंगी। मेरी इच्छा है कि आज रात को आप मेरे महल में भोजन के लिए पधारें और मेरी एक सबसे प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। आपकी यादस्वरूप उस चीज को देखते हुए मैं अपना बाकी जीवन बिता लूंगी। बादशाह ने महल में आने और जाते समय अपनी सबसे प्यारी चीज ले जाने की इजाजत दे दी। रात को अकबर बेगम के महल में पहुंचे तो बेगम ने उन्हें मनपसंद भोजन करवाया और अंत एक पान खिलाया। पान में बेहोशी की दवा थी, इसलिए बादशाह अकबर पलंग पर लेटते ही बेहोश होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें आसपास सब कुछ नया सा लगा। बेगम पलंग के पास बैठी हैं। बादशाह अकबर कुछ कहते, इससे पहले ही बेगम बोली, माफ करें जहांपना, मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले आने की स्वीकृति आपने ही दी थी। मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज आप हैं, इसलिए मैं आपको लेकर अपने पीहर आ गई हूं। बेगम की यह बात सुनकर अकबर को बहुत खुशी हुई। उनका गुस्सा पलक झपकते ही शांत हो गया और बेगम को साथ लेकर अपने राजमहल लौट आए। शिक्षा प्यार घृणा को जीत सकता है।
अवांछनीय कार्यों के प्रति शांतिपूर्ण व्यवहार अच्छा परिणाम दे सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा, जहां पन्हा, मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूं। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूं यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे। हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की। प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता, वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था। सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपना मंत्री बनने की पेशकश की। किंतु व्यक्ति ने कहा, मेरे मालिक, मैंने आज कई भाषाओं में बात की, क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वह व्यक्ति मंत्रियों पर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। अकबर को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह बीरबल की ओर सहायता के लिए कुछ करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, आप थके लग रहे हैं। आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कृपया आज आप आराम करें। मैं कल सुबह आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। वास्तव में व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल दिया। उसने स्वादिष्ट खाना खाया और शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया। सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? बीरबल ने कहा, जहांपना, चिंता नहीं करें, मेरे पास एक योजना है। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब बीरबल ने काला कंबल अपने चरों ओर लपेटा और चुपके से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया। बीरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की। व्यक्ति तुरंत उठ गया, किंतु जब उसने अंधेरे में काले शरीर वाला देखा तो उसने सोचा कि वह भूत है। उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया और कमरे में प्रकाश कर दिया। उसने व्यक्ति से कहा, तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है। मैं सही कह रहा हूं ना? व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह सही है। अकबर ने कहा, एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन वह जब डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बीरबल ने पहेली को हल कर दिया। अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। बहुत समय पहले बादशाह अकबर के राज्य में यूसुफ नमक एक युवक रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि सभी उससे नफरत करते थे। सभी उसका मजाक उड़ाते थे और जब वह सड़क पर चलता तो सब उस पर पत्थर फेंकते थे। यूसुफ का जीवन दयनीय था। सभी सोचते थे कि वह बहुत ही बदनसीब है। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि यूसुफ के चेहरे पर एक नजर डालने से दिखाने वाले व्यक्ति पर भी बदनसीबी आ सकती है। इस प्रकार भले ही लोग यूसुफ से नफरत कराते थे, पर उसकी कहानी दूरदराज तक प्रसिद्ध थी। यह अफवाहें अकबर के कानों तक भी पहुंची। वह जांचना चाहता था कि क्या लोगों का कहना सच है। उन्होंने यूसुफ को दरबार में बुलाया और उससे विनम्रता से बात की। लेकिन उसी वक्त एक दूत ने दरबार में आकर अकबर को सूचित किया कि बेगम गंभीर रूप से बीमार हैं।
उस दूत ने कहा, जहांपना, आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत रानी साहिबा के कक्ष में चले। रानी साहिबा बेहोश हो गई हैं और चिकित्सकों को इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। अकबर बेगम के पास भागे। वे पूरी दोपहर उनके बिस्तर के बगल में बैठे रहे। शाम को जब रानी साहिबा फिर से बेहतर महसूस करने लगी, तब अकबर दरबार में लौट आए। यूसुफ अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। यूसुफ को देखते ही अकबर को गुस्सा आ गया। वे गरजे, तो सारी अफवाहें सच है। तुम वास्तव में मनहूस हो। तुमने बेगम को बीमार बना दिया है। उसने जेल के पहरेदारों को यूसुफ को ले जाने का आदेश दे दिया। बेचारे यूसुफ के पास और कोई चारा नहीं था। वह जोर से चिल्लाया और पहरेदारों से छोड़ने की विनती की। बादशाह का निर्णय बहुत अनुचित था, लेकिन दरबार में कोई भी सम्राट के विरोध में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक बीरबल वहां गया जहां यूसुफ खड़ा हुआ था और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यूसुफ बादशाह के सामने झुककर बोला, जहां पनाह में कैदखाने में जाने को तैयार हूं, पर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि मेरे चेहरे को देखकर रानी बीमार हो गई हैं, तो मेरा चेहरा आपने भी देख है, तो आप बीमार क्यों नहीं हुए? अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने यूसुफ को जाने दिया और खजाने में से सोने का एक थैला उसे भेंट किया। एक बार फिर दरबार में बैठे लोगों ने बीरबल के ज्ञान और बुद्धि की प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धूर्त साहूकार। दोस्तों, रामशरण नामक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ था। नगर में उसका बड़ा सम्मान था। संयोगवश एक दिन उसके पास एक साथ 3-3 हुंडियां आई। उन हुंडियों के भुगतान के लिए उसे लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता थी। उसके पास रुपया आने में 5-6 दिन की देर थी। रामशरण अपने मुंशी को हुंडी वालों का हिसाब मिलाने के लिए कहकर रुपयों का प्रबंध करने के लिए घर से निकला। उस समय रामशरण के मुकाबले में केवल एक ही महाजन था, जिसका नाम हरमोहन था। वह अत्यंत कपटी तथा ईर्ष्यालु था। रामशरण को यह बात मालूम थी, मगर उसके सिवा कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं था जो 3 लाख रुपए एक मुश्त दे सके। लाचार होकर रामशरण हरमोहन के यहाँ गया और 1 सप्ताह की मुद्दत पर 3 लाख रुपए उससे उधार मांगा। हरमोहन को जब इस बात का पता लगा तो उसकी बाँछें खिल गईं। वह रामशरण को नीचा दिखाना चाहता था। उसकी यह मंशा थी कि किसी तरह रामशरण रास्ते से हट जाए तो वह स्वयं दिल्ली का नगर सेठ बन जाए। आज हरमोहन को अवसर मिला। उसने रामशरण से कहा, सेठ जी, आप हमारे यहाँ पहली बार ऋण लेने आए हैं, इसलिए हम आपसे सूद वगैरह भी नहीं ले सकते। आप 3 लाख रुपए खुशी से हमसे ले जाएं, किंतु आपको यह वायदा करना होगा कि यदि आपने 1 हफ्ते के पूर्व ही सारा रुपया वापस नहीं किया तो आपके शरीर में से एक सेर मांस, जहां से हमारी तबीयत होगी, काट लेंगे। यदि इसमें किसी किस्म की कोई आपत्ति हो तो अभी कह दें, अन्यथा फिर कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण का माथा ठनका। वह हरमोहन के इसी तरह के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों का हाल सुन चुका था, लेकिन यह सब होते हुए भी वह रुपया लेने को मजबूर था। उसे उम्मीद थी कि हफ्ते के पूर्व रुपया अवश्य जमा हो जाएगा। यह सोचकर उसने इकरारनामे पर दस्तखत कर दिए। रुपया उसे मिल गया, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया। संयोग से रामशरण को बाहर से जो रुपया आ जाने की उम्मीद थी, वह न आ सका। इधर-उधर से 3 लाख रुपया तथा सूद इकट्ठा करके उसने हरमोहन के यहाँ भिजवाया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, पर वहां तो हरमोहन की नीयत पहले से ही खराब थी। उसने यह कहकर रुपए वापस कर दिए कि हफ्ते से पूर्व रुपया लौटाने का वादा था, इसलिए शर्त के अनुसार अब मैं 1 सेर मांस लूंगा और मैंने अदालत में नालिश दायर कर दी है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने पर ही उतारू है।
मैंने तो इसे ठीक उसी दिन, जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था, रुपया भेज दिया था। लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि एक हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत जाने पर वह बाध्य नहीं है। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर यह स्वीकार करें तो मैं अब भी उसका रुपया मैं सूद के देने को तैयार हूं। हरमोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक 1 सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया। लेकिन रामशरण मांस देने को राजी नहीं हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर की। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही जब उनसे इसका फैसला करने को कहा गया तो अकबर बादशाह ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुलवाया और उससे सच्चा हाल सुनाने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, मुद्दत खत्म हो चुकी है और रामशरण ने रुपया अभी तक अदा नहीं किया। अतएव इकरार के अनुसार मैं 1 सेर मांस इसके किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल रुपया मैं सूद के लेना कबूल है? परंतु हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि रुपयों का। उसने अस्वीकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेशात्मक स्वर में कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से 1 सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल 1 सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन का सपरिवार वध करा दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबराया और उसने बिना ब्याज लिए अपना रुपया मांगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब बुद्धि आ गई है, अतः इसे कुछ दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंडस्वरूप उसे लाख रुपए दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। हथेली पर बाल। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? आप गरीबों को रोजाना इन्हीं हाथों से दान दिया करते हैं, जिसकी रगड़ से बाल नहीं जम पाते। बीरबल ने सहजता से जवाब दिया। बादशाह अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन वह उस समय की ताक में लगे रहे कि कब बीरबल को उसी की बात से शर्मिंदा करें। एक बार मौका देखकर बादशाह अकबर बीरबल से बोले, तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, दान लेते लेते उसकी रगड़ से बाल नहीं उगे। अब तो बादशाह को कोई और युक्ति नहीं सूझी जिसके द्वारा वह उसे बातों से मात दे सकें। आखिरकार बादशाह ने फिर प्रश्न किया, हमारे दरबारियों की हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर तो स्पष्ट है। जब आप मुझको व अन्य जनों को दान देने लगते हैं, तब बेचारे दरबारी ईर्ष्या से अपना हाथ मलने लगते हैं। इस कारण उनकी हथेली पर बाल नहीं उगते। तिनके के सहारे। उन दिनों काफी तेज गर्मी पड़ रही थी। बादशाह अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ नौका विहार के लिए गए। जब नौका नदी के बीचों बीच पहुंची तो बादशाह को व्यंग्य सूझा। बादशाह एक तिनका दिखाकर बोले, जो इस तिनके के सहारे नदी पार कर लेगा, उसे मैं एक दिन के लिए बादशाह बना दूंगा। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल बोला, यह काम मैं कर सकता हूं। मगर बादशाह बनने के बाद बादशाह अकबर बोले, ठीक है, आज के दिन के लिए मैं तुम्हें बादशाह बनाता हूं।
राजपाट, महल और अंगरक्षकों को तुम्हें सौंपता हूं। इस तिनके को तुम राजदंड समझो और इसी के सहारे नदी पार करके दिखाओ, वरना तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने हाथ का तिनका बीरबल को थमा दिया। बीरबल तिनका लेकर नदी में कूदने को हुआ। कूदने से पहले उसने अंगरक्षकों से कहा, इस समय मैं राजा हूं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। सुनते ही अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया और बोले, आप राजा हैं, इसलिए हम आपको जान जोखिम का काम नहीं करने देंगे। बीरबल ने काफी समझाया, मगर वे नहीं माने। इतने में नौका दूसरे किनारे पर जा लगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल तुम हार गए। हार कहाँ गया जहांपनाह, बीरबल बोला, इस तिनके के सहारे ही तो मैंने नदी पार की। यह मेरे पास नहीं होता तो अंगरक्षक नदी में कूदने से भला मुझे क्यों रोकते, तब मैं नदी में डूब जाता। बादशाह अकबर हंसकर बोले, बीरबल तुमसे जीतना सचमुच मुश्किल काम है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।